हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए हिंदी नाटकों के ऊपर, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत आपके सिलेबस में लगा हुआ है। और ये ऐसा नोट्स है जो कि आपके साथ आपके एग्जाम सेंटर तक साथ देने वाला है, और इस नोट्स के माध्यम से आपका रिवीजन भी होगा। तो अपने लिए आप जरूर इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखिए और देखिए कि कितनी नई चीजें आपको मिल रही हैं, कितनी चीजें आपके लिए रिवीजन के तौर पर आ रही हैं। तो चलते हम बात करते हैं पहले नाटक के ऊपर, जिसका नाम है भारत दुर्दशा, जिसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। इसके लेख नाटककार हैं भारतेंदु। भारत दुर्दशा देखा जाए तो इसमें कुल 6 अंक हैं, और यह नाट्य या रासक या लास्य रूपक के रूप में भी जाना जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है, यानी नाट्य रासक है या फिर प्रहसन है या फिर नाटिका है, किस टाइप का है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यह नाट्य है या रासक है या लास्य रूपक है। 3 तरीके का जिक्र आप जब इस पुस्तक को देखेंगे तो शुरुआत में ही बताया गया है। भारत दुर्दशा भारत की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज की आलोचना पर आधारित है। इसे हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना गया है। अगर हम इसके अंकों पर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में जो नया पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए होंगे, हमने वैसे आपके तैयारी के दृष्टिकोण से जितने भी एनटीए ने एग्जाम करवाया है सबका मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जाकर समय निकालकर जरूर देखिए। जब आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे जो कि 6 अंकों में है, तो पहला अंक, वहां पर देखिए पहला शब्द नहीं लिखा हुआ है बल्कि पहिला लिखा हुआ है। पहला अंक स्थान दिया गया है बीथी। ये एक योगी गाता है और वो लावनी छंद में गा रहा है। क्या गा रहा है? रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो इसको कौन गा रहा है? एक योगी गा रहा है जो कि लावनी छंद में गा रहा है। पहले अंक में ही इस गीत को प्रस्तुत किया गया है, तो ध्यान में आपको रखना है। दूसरा अंक है, स्थान दिया गया है शमशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी है, भारत का प्रवेश। अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो एक सवाल पूछा गया है कि भारत दुर्दशा में भारत का प्रवेश किस अंक में होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा अंक है। बाकी पूछा जा सकता है कि किस अंक में शमशान की बात की गई है, टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए, या फिर अस्थियां इधर उधर पड़ी हुई हैं, किस अंक में। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि दूसरा अंक है। तीसरा अंक भारत दुर्दशा का है, स्थान दिया गया है मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है। आप देख रहे हैं कि दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है, तीसरे अंक में एक और पात्र है जिसका नाम है भारत दुर्देव, तो उसका प्रवेश होता है। चौथा अंक है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है, रोग का प्रवेश। लगातार आप देख रहे हैं कि किसी न किसी अंक में कोई न कोई प्रवेश कर रहा है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश हुआ, तीसरे अंक में भारत दुर्देव का हुआ, चौथे अंक में आप देख रहे हैं कि रोग का प्रवेश हुआ। और यहाँ पर जो रोग है ये भी पात्र के रूप में है। तो ध्यान में रखना है कि अगर पूछ लिया जाए कि रोग किस नाटक का पात्र है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो भारत दुर्दशा है। पांचवा अंक है, जो स्थान दिया गया है किताब खाना, 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशयों का जिक्र किया गया है। तो पांचवा अंक देख रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट है, किताब खाना नाम से है। छठा अंक स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश। आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथा पात्र जो कि जिसका प्रवेश हो रहा है उसका नाम है भारत भाग्य।
भारत भाग्य गाता हुआ राग चैती, जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो ये गीत जो गा रहा है वो है भारत भाग्य। तो जब आप भारत दुर्दशा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भारत नाम से कई पात्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं। भारत, भारत दुर्देव, ठीक है, भारत भाग्य। तो इन पात्रों को जरूर ध्यान में रखिए। रोग नाम का भी पात्र है, और एक पात्र है जिसका नाम है डिसलॉयल्टी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी भारत दुर्दशा नाटक से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि कब इसका प्रकाशन हुआ था, किसने लिखा है, इसमें कुल कितने अंक हैं, किस प्रकार का यह नाटक है, और इन अंकों की विषय वस्तु क्या रही है, और पात्रों से भी आप परिचित हो गए होंगे। आगे हम बात करते हैं। अगला जो नाटक है उसका नाम है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जिसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार हैं। इसे प्रहसन के रूप में भी देखा जाता है। इसमें कुल 6 दृश्य हैं, और ये जो नाटक है राजा की मूर्खता, अन्याय और अराजकता पर तीखा व्यंग किया गया है। नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए इसकी रचना हुई थी। इसमें जो पहला दृश्य है बाह्य प्रांत, जिसमें महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा दृश्य है बाजार, घासीराम चना जोर गरम आवाज करके बेचता है। तीसरा दृश्य जो दिया गया है जंगल का है, जहां पर महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं, दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तीसरा दृश्य है वो जंगल का दृश्य है, और यहाँ पर कई पात्रों से आपका परिचय हो रहा है, जिसमें महंत का नाम आप देख रहे हैं, नारायण दास, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, और ये दोनों क्या बोल रहे हैं, राम भजो राम भजो। लेकिन दूसरी ओर से एक और पात्र आ रहा है जिसका नाम है गोवर्धन दास, और वो कहते हुए आ रहा है अंधेर नगरी। तो जिसके नाम पर इस नाटक का नाम अंधेर नगरी पड़ा, कौन बोल रहा है उस चीज को, गोवर्धन दास। तो परीक्षा में अगर यही आ जाएगा, आप तमाम वन लाइनर किताबों को पढ़े होंगे, लेकिन आज आपका यहाँ पर क्लियरेंस हुआ होगा, स्पष्टीकरण हुआ होगा कि आखिरकार अंधेर नगरी में जो तीनों प्रमुख पात्र हैं, कौन राम भजो गा रहा है, कौन कौन, और कौन अंधेर नगरी गाते हुए आ रहा है, ये बात किस दृश्य में बताई गई है, सारी चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। हम चौथे दृश्य की बात करें तो स्थान दिया गया है राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। पांचवा दृश्य है अरण्य का, जिसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। छठा दृश्य है शमशान का, गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है। तो आप देख रहे हैं कि अंधेर नगरी में जो 6 दृश्य हैं, कई बार ये सुमेलित वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि कौन किससे सुमेलित है, या फिर क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहले वाह्य प्रांत है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि बाजार का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तीसरा हो गया जंगल का, ठीक है, इसी टाइप से अपने दिमाग में बैठाते जाइए। चौथा हो गया राजसभा का, पांचवा हो गया अरण्य, क्रम कई बार पूछ लिया जाता है। छठा हो गया शमशान का, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि शमशान का जिक्र भारत दुर्दशा में भी हुआ है। यहाँ पर एक जगह मैंने देखा था, कहीं पर शमशान की चर्चा हुई है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों नाटकों में शमशान की देखिए यहाँ पर दूसरे अंक में चर्चा की गई है, भारत दुर्दशा में भी। तो इस तरीके से भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की विषय वस्तु और पात्र योजना से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, और इस पर हमने कई वीडियोज लेक्चर बनाए हुए थे, लेकिन कोशिश रहती है कि हर वीडियो में आपको एक नए दृष्टिकोण से चीजों को बताया जाए और आपके दिमाग में बैठा दिया जाए तथ्यों को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों नाटकों से आप परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त नाटक के ऊपर, जिसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 5 अंक हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त में कुल 5 अंक हैं, और इसकी विषय वस्तु पर बात करें तो इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के
परिणाम स्वरूप उसके भावी पतन या क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अगर हम पुरुष पात्रों की चर्चा करें तो बहुत सारे इसमें पात्र हैं, आपको याद रखना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें हो सकती हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त मगध का सम्राट है, गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई है, पर्णदत्त मगध का महानायक है, चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है, बंधुवर्मा मालव का राजा है, भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। इसको आप इंपॉर्टेंट रूप में ध्यान में रखिए, ठीक है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति, कुमारदास जिसका नाम धातुसेन भी है, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, जो कि सिंघल का राजकुमार है, पूर्वगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है, भट्टार्क जो कि नवीन महाबलाधिकृत है, पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य है, खिंगिल हूण आक्रमणकारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, तो खिंगिल जो है वो हूण आक्रमणकारी है। मुदगल, मुदगल क्या है? विदूषक है, तो ये इसको भी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए। प्रख्यात कीर्ति लंका राजकुल का श्रमण महाबोधि है। तो ये कुछ पुरुष पात्र हैं जो कि स्कंदगुप्त में है। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में ये कहा जाता है कि रंगमंच के दृष्टिकोण से काफी क्लिष्ट ये नाटक हैं, कठिनता से इनको खेला जाता है क्योंकि पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और अलग अलग पात्र हैं, और केवल रंगमंच के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रतियोगी छात्रों के दृष्टिकोण से भी ये नाटक कठिन हो जाते हैं, दिक्कत होती है, चाहे वो कथन के रूप में हो चाहे पात्रों का एक दूसरे से संबंध हो। फिर भी आप इंपॉर्टेंट जो पुरुष पात्र हैं उनको जरूर अपने ध्यान में रख लिए होंगे कि कौन कहाँ का राजकुमार है, कौन कवि है, कौन कॉमेडियन है। यहाँ पर विदूषक दिया गया मुदगल, ध्यान में रखिए। कौन श्रीलंका का है? कुमारदास धातुसेन। सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, कौन किसका भाई है। कुछ स्त्री पात्रों का नाम इसमें दिया गया है, जिसमें देवकी जो है कुमारगुप्त की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माता है। तो देवकी को जरूर ध्यान में रखिए कि जिसके नाम पर यह नाटक का नाम पड़ा हुआ है, स्कंदगुप्त की माता है देवकी। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी, पूर्वगुप्त की माता। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री, मालव की रानी। देवसेना बंधुवर्मा की बहन। देवसेना को जरूर ध्यान में रखिए। स्कंदगुप्त और देवसेना से कोटेशन भी बहुत पूछे जाते हैं, कथन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान में आपको रखना है। अगर किसी भी कथन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर देवसेना ज्यादा सही हो सकती है, क्योंकि इसकी बातें जो नाटक में आई हुई हैं काफी तार्किक हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछने लायक हैं। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या। कमला भट्टार्क की जननी। रामा सर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रेयणी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि मातृगुप्त की जो प्रेमिका है वो कौन है? मालिनी। मातृगुप्त कौन है? उसका नाम है काव्यकर्ता कालिदास। ठीक है, तो मालिनी को जरूर आप ध्यान में रखिए और कालिदास को तो ध्यान में आपने रखा ही होगा। तो जब भी हम स्कंदगुप्त की बात करेंगे तो उसके प्रकाशन वर्ष को ध्यान में आपको रखना है। नाटककार कौन है वो तो ध्यान में आपने रखा होगा। कितने अंक हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटकों में दृश्य योजना और गीत योजना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारे गीतों का भी यहाँ पर जिक्र किया जा सकता था, लेकिन समय ज्यादा होता है, इसलिए हमने मुख्य मुख्य चीजों पर ही विचार करने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं। अगला जो नाटक लगा हुआ है आपके सिलेबस में उसका नाम है चंद्रगुप्त, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 4 अंक हैं। इसकी कथा वस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलक्षेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। जयशंकर प्रसाद ने राय कृष्णदास को यह नाटक समर्पित किया है। अगर इसके हम पुरुष पात्रों के बारे में चर्चा करें तो इसमें जो पुरुष पात्र हैं, पहला नाम है चाणक्य, जिसका कि दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मौर्य साम्राज्य का निर्माता है चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। नंद मगध सम्राट है। राक्षस मगध का अमात्य है। वररुचि, इसका दूसरा नाम है कात्यायन, मगध का अमात्य है।
सकटार मगध का मंत्री, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण माधव मालवगढ़ मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा ग्रीक पोरस, इसको पोरस नाम से जाना जाता है, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसा क्रिटिस सिकंदर का सहचर। इसके अतिरिक्त देवबल, नागदत्त, टाइबर्टियस, मेगास्थनीज ये यवन दूत के रूप में है। हो सकता है कि सवाल जैसा कि इस समय पैटर्न में ए बी बी सी इस टाइप से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि यवन दूत के रूप में कौन कौन है। तो साइबर्टियस और मेगास्थनीज दोनों को ध्यान में रखिए। गांधार नरेश आम्भिक के पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। एक तपस्वी का जिक्र किया गया है, उसका नाम है दांडायन। ठीक है, दांडायन जो कि तपस्वी है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो जो मेन यहाँ पर पात्र हैं, खासतौर से जो कहीं के राजकुमार हैं और मंत्री हैं, उनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये चंद्रगुप्त नाटक के सभी पात्र हैं। अगर हम स्त्री पात्रों के बारे में बात करें तो अलका जो कि तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी सकटार की कन्या है, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीला नीला कल्याणी की सहेलियां हैं, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है, एलिस कार्नेलिया की सहेली है। तो यहाँ पर आप जो इम्पोर्टेंट महिला पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, उनको ध्यान में रखिए। अलका, सुवासिनी, कल्याणी, ठीक है, मालविका, ये सब चंद्रगुप्त नाटक के, क्योंकि परीक्षा में स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों के पात्रों को लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त में अपेक्षाकृत ज्यादा पात्र हैं, स्कंदगुप्त में थोड़ी से कम है, ज्यादा नहीं, 2-4 ही कम है। बाकी कार्नेलिया को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि चंद्रगुप्त से। अरुण या मधुमय देश हमारा, ये वही गीत गाई हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि गीत योजना भी प्रसाद के नाटकों की खास विशेषता है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि चंद्रगुप्त नाटक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कब इसका प्रकाशन हुआ, कितने अंक हैं, अंकों को जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं अगला जो नाटक लगा हुआ है, क्योंकि आपके सिलेबस में जयशंकर प्रसाद के कुल 3 नाटक लगे हुए हैं और हमने पूरे नाटकों का एक प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से क्रम बनाया हुआ है। हालांकि आप सिलेबस में देखेंगे तो उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको सीरियल वाइज दिया जाए। जयशंकर प्रसाद का जो तीसरा नाटक दिया गया है उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, जिसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 3 अंक हैं। ध्रुव स्वामिनी विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। यह भी सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि ध्रुव स्वामिनी का जो आधार है वो कौन सा है। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त रचना के आधार पर लिखा गया है। अगर इसके हम पात्रों के ऊपर बात करें तो ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, सकराज, खिंगल, मिहिर देव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा और नर्तकियां, ये सब इसके प्रमुख पात्र हैं। आप देख रहे हैं कि खिंगिल नाम का यहाँ पर एक पात्र दिया गया है, वो एक और रचना में आया हुआ है, जयशंकर प्रसाद के ही रचना में आया है। बाकी ध्रुव स्वामिनी को ध्यान में रखिए। कोमा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, सुमेलित वाले में। मंदाकिनी, शिखर स्वामी, सभी को आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप जयशंकर प्रसाद के नाटकों के पात्रों को अंतर कर लेंगे, उनमें पता कर लेंगे कि कौन किस नाटक में है, तो ये आपकी बेहतरीन तैयारी का प्रमाण हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष 1933 में हुआ था। जो भी विद्यार्थी धैर्य बनाकर यहाँ तक इस लेक्चर को सुने होंगे, तो एक प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही बेहतरीन रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1933 में हुआ है। अगर कोई कमेंट्स कर कर बताए तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी मेरी जो कोशिश थी कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और जो ध्रुव स्वामिनी है उसके मुख्य चीजों से आपका परिचय कराया जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको अलर्ट किया जाए, वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। अगला जो नाटक आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसका नाम है सिंदूर की होली, जिसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था।
सिंदूर की होली के जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। आपके सिलेबस में लक्ष्मी नारायण लाल दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। यह कुल 2 अंकों में है। इसे समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। सिंदूर की होली समस्या प्रधान नाटक है और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने प्रयोग के तौर पर इसको लिखने का प्रयास किया है। अगर हम सिंदूर की होली के प्रमुख पात्रों के बारे में बात करें, रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। रजनीकांत मनोरमा का प्रेमी है। मनोज शंकर राय साहब का भतीजा है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान में रखिए आप, डिप्टी कलेक्टर मतलब डीएम। माहिर अली मुंशी है। भगवंत सिंह और हरनंदन जो कि राय साहब के मित्र हैं। चंद्रकला डाक विभाग का कर्मचारी है। मुरारी लाल की लड़की है, यानी कि जो डीएम है उनकी लड़की है। मनोरमा जैसा कि हमने बताया कि रजनीकांत की प्रेमिका है। और डॉक्टर। तो इन सारे पात्रों को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कौन किससे संबंधित है ये भी आप चीजों को रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न पर केवल एक्सपर्ट्स को आराम से क्वेश्चन ही तो बनाना है। अगर वो साल भर केवल समय लेते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने में, तो 100 सवाल बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसा नोट्स पढ़कर जाइए कि एक नोट्स और सैकड़ों प्रैक्टिस सेट्स के बराबर हो। तो सिंदूर की होली आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कब प्रकाशित हुआ, इसके नाटककार कौन है, कितने अंकों में है, किस प्रकार का ये नाटक है। पात्रों से भी परिचित हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगला जो नाटक है अंधा युग, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। धर्मवीर भारती इसके नाटककार हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं। ठीक है, 5 अंक हैं, लेकिन आप जब विषय सूची देखेंगे तो इसमें कई शीर्षक आपको दिखाई पड़ेंगे। पहला अंक के पहले आपको स्थापना दिखेगा जहां पर अंधा युग लिखा है। फिर पहला अंक कौरव नगरी नाम से है। दूसरा अंक पशु का उदय। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। फिर इसके बाद अंतराल आ जाता है जिसमें पंख, पहिए और पट्टियां शीर्षक दिया गया है। फिर है चौथा अंक गांधारी का शाप। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो अंतराल है वो किन 2 अंकों के बीच में है, तो आप 34 जरूर अपने ध्यान में रखिए। 5वां अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। 6ठा अंक है समापन है प्रभु की हत्या। जैसा कि हमने बताया कि कुल 5 अंक हैं, तो पांचों अंक किस किस विषय वस्तु पर लिखे गए हैं, उनका शीर्षक क्या है, जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी सुमेलित वाले प्रश्नों में आ जाता है। ठीक है, इसको अगर आप सुमेलित कर लेते हैं, पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक गांधारी का शाप, 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये है। बाकी स्थापना, अंतराल और समापन, इनको बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए। धर्मवीर भारती इसकी भूमिका में लिखते हैं अंधायुग के कि अंधायुग कदापि न लिखा जाता यदि उसका लिखना न लिखना मेरे बस की बात रह गई होती। इस कृति का पूरा जटिल वितान जब तक मेरे अंतर में उभरा तो असमंजस में पड़ गया। थोड़ा डर भी लगा कि अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। इन्होंने भूमिका में लिखा है। इसके पात्रों के बारे में हम बात करें तो पात्रों की संख्या भी ठीक ठाक है। अश्वत्थामा, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, युयुत्सु, ठीक है, प्रहरी 1, भूखा भिखारी, ठीक है, व्यास, प्रहरी 2। आप देख रहे हैं कि 2 प्रहरियों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके बाद यहाँ पर गूंगा भिखारी होना चाहिए था। ठीक है, भिखारी है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर के पात्रों को अपने ध्यान में रखिए। कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र, ये सभी पात्र हैं। इसमें महिला पात्र है गांधारी, इनको भी ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद जो घटना स्थल का जिक्र किया गया है, महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखें, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए। तो उम्मीद है कि आप अंधा युग से परिचित हो गए होंगे, कब प्रकाशन हुआ, कौन लिखा है,
कितने अंक हैं और उन अंकों का शीर्षक क्या क्या रहा है, धर्मवीर भारती ने भूमिका में क्या लिखा, पात्रों से भली भांति आप परिचित हो गए होंगे, ठीक है, और घटना स्थल से भी आपने परिचय प्राप्त कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले नाटक के ऊपर, जिसका नाम है आगरा बाजार, जिसका प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हबीब तनवीर इसके नाटककार हैं। यह कुल 2 अंकों में विभक्त है और जब आप आगरा बाजार नाटक पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका काफी लंबी है। वैसे तो हमने भूमिकाओं को एक जगह कलेक्ट कर लिया है, 82 पेज की भूमिकाएं हो रही हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस एग्जाम के बाद जो 5 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जून की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम आराम से बात करेंगे, ठीक है। फिर भी मेरा मन नहीं माना तो आप लोगों के लिए ये छोटा सा नोट्स तैयार किया। आगरा बाजार जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ, हबीब तनवीर ने लिखा, 2 अंकों में है। वो भूमिका में लिखते हैं, मैंने सन 1954 में जब आगरा बाजार लिखा और उसे स्टेज पर पेश किया तो उस वक्त तक मैंने न संस्कृत नाटकों का मुताला किया था, न ब्रेख्ट का या फिर बर्ताल्ट ब्रेख्ट का, और न ग्रामीण नाटकों की लोक शैलियों पर गहरी नजर डाली थी। इसके बावजूद आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी और चरणदास चोर बजाय एक सूत्र में गुथे हुए नजर आते हैं। थोड़ी सी भाषा शैली आप देख रहे हैं हबीब तनवीर की, तो ये उर्दू प्रधान आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और लिखते हैं, यानी मेरे अपने थिएटर के विकास के सोते आगरा बाजार से मिलते हैं। आगरा बाजार जो नाटक है, यह नाटक अपने व्यंग्य शैली तथा संगीतबद्धता के लिए हिंदी नाटक व रंगमंच के क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। इसके अगर पात्रों की हम चर्चा करें तो ककड़ी वाला, फकीर, हमजोली, किताब वाला, शोहदा, तजकिरानवीस, शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। तो उम्मीद है कि आप आगरा बाजार से परिचित हो गए होंगे और सारी चीजें आपके दिमाग में परीक्षा के दृष्टिकोण से बैठ गई होंगी कि प्रकाशन कब हुआ, नाटककार कौन है, कितने अंक हैं, भूमिका में क्या लिखा गया, पात्र कौन कौन से हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी। अगला जो नाटक है उसका नाम है अंजो दीदी, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा यह लिखा गया है, 2 अंकों में विभाजित है। यह नाटक उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है अंजो दीदी। एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन तथा उससे उत्पन्न विसंगतियों का चित्रण किया गया है। अंजो दीदी, जिसको कि यांत्रिक महिला के रूप में नाटककार देखा है, मशीन के रूप में कि इतने बजे से इतना एक काम करना है, इतने बजे से इस प्रैक्टिस सेट को हल करना है, इतने बजे तक इस चैनल को देखना है, इतने बजे से ये करना है, इतने बजे से ये करना है, पूरा टाइमिंग से सेट करना। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति एकाकीपन हो जाता है। वैसे भी ये जो नाटक है आप सभी के जीवन से काफी कोरिलेट करता होगा, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र होता है लगभग वो अपना एकाकी जीवन ही व्यतीत करता है और कुछ समय के लिए करना भी पड़ता है, इसीलिए इसको तपस्या भी कहा जा सकता है। अंजो दीदी जो है वो एकाकीपन तथा उससे उपजी हुई विसंगतियों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अगर हम इसके कुछ पात्रों के बारे में बात करें तो वकील साहब, श्रीपत, राधु, नीरज, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अंजलि, जिसको कि अंजो दीदी भी कहा गया, अनिमा, मुन्नी इसके प्रमुख पात्र हैं। तो पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, नाटक भी छोटा ही है, 2 अंकों का है। तो सुमेलित वाले में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर बदलते हुए पैटर्न में जो A, B, B, C इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पर भी पूछा जा सकता है। पात्रों का नाम तो आपने अपने दिमाग में रख लिया होगा। अब बात करते हैं हम अगले नाटक के ऊपर, जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन, जिसका प्रकाशन सन 1958 में हुआ। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया यह नाटक है, 3 अंकों में विभाजित है। वैसे भी मोहन राकेश के नाटकों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे के लेक्चर्स में मैं भूमिकाओं को लेकर जरूर बातचीत करूंगा और परीक्षाओं की दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन कम समय में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आषाढ़ का एक दिन, एक दिन की ही चर्चा की गई है, आषाढ़ का एक दिन
1958 में प्रकाशित हुआ, 3 अंकों में है। अगर इसके पात्रों पर हम बात करें तो अंबिका ग्राम की एक वृद्धा है, मल्लिका उसकी पुत्री है जो कि एक तरीके से इसकी नायिका भी है, कालिदास कवि है, और आपने देखा कि स्कंदगुप्त में भी कालिदास का नाम आया हुआ था जिसको कि हम मातृगुप्त के नाम से जान रहे थे। ठीक है, वहां पर भी मातृगुप्त की जो प्रेमिका है उसका नाम है मालिनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कालिदास की प्रेमिका मल्लिका हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोरिलेट करके आप लोग जरूर देखिए। कालिदास कवि के रूप में आया हुआ है, दंतुल राजपुरुष है, मातुल कवि मातुल है, निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, रंगिणी संगिनी नागरी, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी, प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी। तो ये जो पात्र योजना है आषाढ़ का एक दिन, काफी इंपॉर्टेंट ये नाटक है और रंगमंच के दृष्टिकोण से बहुत ही ये अनुकूल नाटक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर दिल्ली में रहे होंगे जेएनयू में कई बार ये प्रस्तुत भी किया गया है, प्ले किया गया है। तो अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, विलोम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस नाटक में, रंगिणी संगिणी, अनुस्वार अनुनासिक। वैसे तो ये भाषा विज्ञान में आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पात्र के रूप में आए हुए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहा है, तो आप अपने दिमाग में रखिए। प्रियंगु मंजरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है जो कि बाद में कालिदास की पत्नी बन जाती है और इसके लेखन से प्रभावित भी होती है और मल्लिका के बारे में भी कई बार जानने की कोशिश करती है। तो ये कुछ पात्र योजनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन से संबंधित। अब हम बात करते हैं अगले नाटक के ऊपर जो कि मोहन राकेश का ही दूसरा नाटक है, आधे अधूरे। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ। यह 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। आधे अधूरे का पहला मंचन दिल्ली में देशांतर द्वारा श्री ओम शिवपुरी के निर्देशन में फरवरी 1969 में हुआ। निम्नलिखित कलाकारों ने निम्न पात्रों की भूमिका निभाई। काले सूट वाला आदमी ओम शिवपुरी, स्त्री का रोल निभाई सुधा शिवपुरी, पुरुष 1 ओम शिवपुरी, बड़ी लड़की अनुराधा कपूर, छोटी लड़की ऋचा व्यास, लड़का दिनेश ठाकुर, पुरुष 2 ओम शिवपुरी, पुरुष 3 ओम शिवपुरी, पुरुष 4 ओम शिवपुरी। तो आप देख रहे हैं कि पुरुष की जितनी भी भूमिकाएं हैं सब ओम शिवपुरी ने निभाई हैं। लड़का की भूमिका यहाँ पर दिनेश ठाकुर ने निभा दिया है जिसका नाम नाटक में अशोक है। बाकी बड़ी लड़की छोटी लड़की, ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये सारे पात्र हैं। एक तरफ पात्रों का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ इसको जो अभिनीत किया गया है उनका नाम दे दिया गया है। तो आपको अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बड़ी लड़की छोटी लड़की पात्र किस नाटक में है, तो आधे अधूरे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। बाकी काले सूट वाला आदमी को भी पूछा जा सकता है। आगे जब इसमें पढ़ेंगे तो इन लोगों का अलग अलग भी नाम है, जैसे सिंघानिया, जुनेजा, ये भी नाम है। ठीक है ना, तो इस ऐसे नामों को भी अपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे, पहले पहल 19 एवं 26 जनवरी तथा 2 फरवरी 1969 के 3 अंकों में धर्मयुग में क्रमशः छपा था। धर्मयुग पत्रिका जिसका संपादन आपने देखा होगा कि धर्मवीर भारती किया करते थे, लेकिन हो सकता है कि सवाल पूछा जाए कि आधे अधूरे का धारावाहिक रूप में प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो धर्मयुग पत्रिका को जरूर ध्यान में रखिए। 2 मार्च 1969 को दिल्ली की नाट्य संस्था देशांतर ने इसे ओम शिवपुरी के निर्देशन में अभिषिंचित किया, यानी कि मंचित किया। तो इसको तो हमने ऊपर भी बताया था। तो धर्मयुग पत्रिका और देशांतर को जरूर ध्यान में रखिए। इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की समस्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें एक नाम, फेमस नाम है पात्र का, सावित्री। तो इसके कथनों को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अगला जो नाटक है काफी इंपॉर्टेंट नाटक जिसका नाम है बकरी, जिसका प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया ये नाटक है। 2 अंकों में विभाजित है।
सर्वसर दयाल सक्सेना ने भूमिका में बड़ी महत्वपूर्ण 3 बातें लिखी हैं, जिसको कि मैं बताने की कोशिश किया। इसको मैं मतलब यहाँ से डिलीट नहीं कर पाया, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको बताना। उन्होंने भूमिका में लिखा, यह नाटक न लिखा जाता। देखिए शीर्षक क्या दिया है, यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम में सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ये कथन परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, 2022 के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, तो ध्यान में रखिए कि यहीं से इसको उठा लिया गया कोटेशन को। दूसरी बात उन्होंने लिखी, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, मारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते तो ये नाटक नहीं लिखा जाता। तीसरी बात उन्होंने लिखा कि यदि हिंदी के नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में, आम आदमी के बीच से जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते तो ये नाटक न लिखा जाता। यानी कि इस नाटक बकरी नाम के नाटक को लिखने के पीछे उन्होंने 3 प्रयोजनों को बताया है। वैसे तो हम काव्य शास्त्र में प्रयोजन पढ़ते हैं, लेकिन नाटक में भी प्रयोजन होता है एक तरीके से देखा जाए तो। इन तीनों बिंदुओं को बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए। और आखिर में वो लिखते हैं, यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूलों कॉलेजों में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सर्वसर दयाल सक्सेना कह रहे हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस नाटक में आजादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। अगर इसके हम पात्रों के ऊपर बात करें तो पात्रों में है नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण। ठीक है, तो ये पात्र हैं। एक कोटेशन आया हुआ था भिस्ती का, तो जब हम एमसीक्यू पर आधारित पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे थे तो वहां पर हमने जल्दीबाजी में इसको अंधेर नगरी का बता दिया था, तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। आप ध्यान में रखिए कि भिस्ती का जिक्र बकरी नामक नाटक में हुआ है। बाकी अन्य पात्रों को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि जो बकरी नाटक है और अंधेर नगरी नाटक है ये दोनों लगभग एक ही टाइप का, क्योंकि ये भी व्यंग किया गया है। ठीक है, व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि एक दूसरे से सिमिलर होने की वजह से जल्दीबाजी में आंसर गलत हो जाते हैं। और ठीक है, परीक्षा से पहले हमने अपनी गलती को पकड़ा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। हम आगे बात करते हैं अगले नाटक के ऊपर, जिसका नाम है एक और द्रोणाचार्य, जिसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में हुआ। शंकर शेष द्वारा लिखा गया यह नाटक है। 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। इसके पहले भी आपने देखा कि एक नाटक है जो कि इसी टाइप से बटा हुआ था, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, वो था आधे अधूरे। तो शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक भी कुछ इसी टाइप का है। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ इसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही जा रही है, द्रोणाचार्य के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया गया है और इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है। अगर प्रमुख पात्रों के बारे में बात करें तो यदु, अरविंद, प्रिंसिपल, चंदू, विमलेंदु, द्रोणाचार्य, अर्जुन, प्रेसिडेंट, अश्वत्थामा। स्त्री पात्रों की बात करें तो लीला, कृपी, अनुराधा नाम से स्त्री पात्र हैं। एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अश्वत्थामा आपको एक और द्रोणाचार्य में भी मिल रहा है और इसके अतिरिक्त आपको अंधा युग में भी मिलेगा। इसलिए आपको कुछ कॉमन जो पात्र हैं उनको जरूर ध्यान में आप रख लीजिए। ठीक है, द्रोणाचार्य का भी जिक्र वहां पर आपको मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इन अंतरों को साथ साथ अपने दिमाग में रख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं अगला जो नाटक है महाभोज। वैसे तो आपने महाभोज उपन्यास भी पढ़ा होगा, लेकिन इसका नाट्य रूपांतरण किया गया सन 1982 ईस्वी में। मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 10 दृश्य हैं, 10 दृश्यों में यह बटा हुआ है। इसमें पात्रों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं दा साहब जो कि मुख्यमंत्री हैं, सुकुल बाबू
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता हैं। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। लखन पांडे जी दास साहब के निजी सचिव हैं। जमुना बहन दास साहब की पत्नी। सिन्हा डीआईजी हैं। दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं। तो इनको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अगला जो पात्र है, भवानी मशाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर है। महेश रिसर्च स्कॉलर है, इसको भी ध्यान में रखिए। रत्ती दास साहब का पीए है। सूत्रधार मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। बिशु बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र, हरिजनों का हमदर्द जो मार दिया गया है। हीरा बिशु का बाप है। बिंदा, बिंदा से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बिशु का अभिन्न मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर सरोहा का जमींदार नुमा नव धनाढ़ किसान है, जोरावर को भी ध्यान में रखिए। काशी शुक्ल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। काशी थानेदार सरोहा का थानेदार, जोरदार का चमचा, या फिर ये जो जोरावर का चमचा है ये। तो ये कुछ पात्र हैं महाभोज से रिलेटेड, इन पात्रों को जरूर ध्यान में रखिए, खासतौर से शुक्ल बाबू, ठीक है। इसके बाद विशु, बिंदा, इन लोगों को ध्यान में रखिए। मनु भंडारी ने इसकी भूमिका में लिखा है, उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान है। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज को समेटकर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। हो सकता है कि कथन के तौर पर पूछ लिया जाए कि महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। अभी तक लोग पढ़ते थे चरित्र प्रधान उपन्यास, समस्या प्रधान उपन्यास, इन्होंने स्थिति प्रधान उपन्यास के बारे में बताया। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता। आज राजनीति को स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलाता, बल्कि राजनीति खुद अपने चरित्र गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं। उनका महत्व इसमें निर्जीव मोहरों से अधिक नहीं। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है, और लड़ाई की इस विषाद ने समाज ने के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। लेकिन मनुष्यता इतनी आसानी से अपने को स्थितियों के हवाले कर दे, ये चिंता करने वाली बात है। तो इस क्रम को हम हटा लेते हैं, बस इतना ही। तो मैंने जैसा बताया कि इसमें कुल 10 दृश्य हैं। तो पहला दृश्य आप ध्यान में रख सकते हैं कि गांव का मैदान है। बिशु की मां का हृदय विदारक क्रंदन सुनाई देता है। धीरे धीरे मंच पर प्रकाश होता है। बिशु की लाश रखी है, उसकी मां छाती पीट पीट कर रो रही है। बाप घुटनों में सिर दिए बैठा है। चारों तरफ लोग जमा है। माहौल में सनसनी और तनाव है। रिसर्च स्कॉलर महेश जो सूत्रधार की भूमिका भी अदा कर रहा है। तो महेश को जरूर आप ध्यान में रखिए, ये क्या सूत्रधार की भूमिका निभाया हुआ है, अदा कर रहा है। अपनी जगह से आगे आता है, बाकी दृश्य फ्रीज हो जाता है। तो उम्मीद है कि 14 नाटकों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, चाहे वो प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से हो, चाहे नाटक की दृष्टिकोण से, नाटककार के दृष्टिकोण से, अंकों और किस प्रकार के नाटक हैं, इनकी विषय वस्तु कैसी है, इनके पात्र कौन कौन से हैं, भूमिका में जो इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है वो क्या है, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। आपको एक नई दृष्टि मिली होगी। एक बैठक में आप इन 14 नाटकों से परिचित हो गए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा। और जितने भी नए यहाँ पर विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को बताइए जिनको कि फ्री में पढ़ना हो और समय की कीमत को समझना हो, तो वो भी जुड़कर अपनी तैयारी कर लें। बाकी आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि अगर विश्वास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलनी है, ये मेरा दावा है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।